कक्षा 12 में अध्ययन करने वाले सभी बच्चों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। बच्चों, आज हमें कक्षा 12 है, विषय हिंदी अनिवार्य। पाठ्य पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, और इसके एक अध्याय जिसका नाम शीर्षक है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। इसके प्रश्नों उत्तरों पर बात करेंगे और बात करते हैं आगे। पत्रकारीय लेखन क्या है, या पत्रकारीय लेखन से आप क्या समझते हैं, पत्रकारीय लेखन किसे कहा जाता है, इत्यादि प्रश्नों के जवाब यहाँ है कि अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, श्रोताओं या दर्शकों तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का इस्तेमाल करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। तो पत्रकार तो कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके विषय में थोड़ी विवरण से जानकारी यहाँ दी गई है। एक होते हैं पूर्णकालिक पत्रकार, मतलब किसी भी समाचार संगठन का नियमित वेतनभोगी पत्रकार। किसी भी समाचार संगठन में नियमित रूप से महीने का वेतन लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? पूर्णकालिक पत्रकार। एक होते हैं अंशकालिक पत्रकार, एक निश्चित मानदेय पर किसी समाचार संगठन में काम करने वाला पत्रकार, इसको कहते हैं पार्ट टाइम जॉब वाले पत्रकार। एक होते हैं फ्रीलांसर, ये एक नहीं कई कई अखबारों के लिए लिखते हैं, लेकिन किसी भी अखबार के या किसी भी माध्यम के, किसी समाचार संगठन के नियमित कर्मचारी नहीं होते। इसको इन लोगों को जहां जिस अखबार की तरफ से ज्यादा भुगतान मिलता है, ये अपने लेख इत्यादि वहीं पर प्रस्तुत कर देते हैं। अर्थात कि मिलने वाले भुगतान के आधार पर समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार को फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी लेखन शैली किसे कहा जाता है? क्योंकि समाचार लेखन चाहे अखबार के लिए हो, चाहे टीवी के लिए हो, उसके लिए एक ही शैली इस्तेमाल की जाती है और उसका नाम है उल्टा पिरामिड शैली। कि इस शैली में होता क्या है कि इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण समाचार सबसे पहले लिखे जाते हैं और उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते हुए समाचार, सबसे बड़ा समाचार, फिर छोटे, फिर और छोटे, है ना। तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से बन जाती है आकृति, और इसे इस प्रकार का रूप दिया जा सकता है, तो इसलिए इसे कहते हैं उल्टा पिरामिड। पिरामिड तो एक्चुअली ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी आकृति ऐसे बनती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण समाचार तो पहले और सबसे कम महत्वपूर्ण सबसे लास्ट में लिखा जाता है। समाचार लेखन के 6 कक्कार कौन कौन से होते हैं, या एक इसी प्रश्न का एक अथवा में एक प्रश्न और बनाया है कि एक समाचार में किन किन प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। तो समाचार लेखन के 6 कक्कार होते हैं। मतलब कक्कार का मतलब कैसे शुरू होने वाले शब्द हैं ये। किसी समाचार में या किसी समाचार में निम्न 6 प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। वो प्रश्न कौन कौन से कि क्या हुआ, कौन आया, कहाँ आया, कब आया, क्यों आया, कैसे आया, है ना। तो ये या क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन प्रश्नों के जवाब कुल मिलाकर 5 या 6, अधिकतम 6 प्रश्नों के जवाब यहाँ दिए जा सकते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कौन के जवाब नहीं, कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो ये जैसे कोई दुर्घटना हो गई तो क्या हुआ, दुर्घटना कहाँ हुई, अमुक जगह कब हुई, आज सुबह हुई, क्यों हुई, क्योंकि बस या ट्रक या गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी, और कैसे हुई, सामने से एक और गाड़ी आ रही थी, इस प्रकार से। और यहाँ पर क्यों, कौन का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे देश की यात्रा पर आते हैं, तब हम कह सकते हैं कि क्या हुआ, यात्रा पर आए, कौन आए, अमुक देश के प्रधानमंत्री, कहाँ आए, भारत कब आए, आज सुबह क्यों आए, सामरिक समझौतों पर, और कैसे आए, वो एक कोई मीटिंग इत्यादि का आयोजन या कई जगह पर भाग लेने के लिए आए हैं, या उनके आने का माध्यम क्या था, वो भी लिखी जा सकते हैं। अब देखो एक नोट लिखा है इसी के लिए कि इन 6 ककारों में से प्रथम 4, मतलब क्या हुआ, कौन आया, कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या कहाँ आए, कौन कब आए, इत्यादि के जवाब तो शीर्षक या इंट्रो या मुखड़े में दिए जाते हैं। मतलब जो समाचार की हेडिंग होती है, उस हेडिंग में ये सारी चीजें मिल जाती है, हमें इनके जवाब मिल जाते हैं। और अंतिम 2 कि क्यों और कैसे, इन चीजों का विवरण है वो हमें समाचार की बॉडी या उसके समापन में मिलते हैं। प्रथम 6 ककार
सूचना और तथ्यों पर आधारित होते हैं। सूचना है, सिर्फ सूचनात्मक जानकारी है। और अंतिम दो कौन से, क्यों और कैसे, ये दोनों व्याख्या, विश्लेषण या विवरण पर बल देते हैं इन दो में। पांचवा प्रश्न है, अच्छे समाचार लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, या अच्छे समाचार की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये विशेषताएं होनी चाहिए। पहली है, वाक्य छोटे हो, सरल शब्दों और वाक्यों से युक्त हो। वाक्य सरल भी हो, छोटे भी हो और समझ में आने लायक हो। प्रचलित और बोलचाल की भाषा के शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। प्रचलित जो आम जनता जिसे प्रयुक्त करती है, उन भाषा के उन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। लोकप्रिय या लोक प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया जा सकता है। एक व्याकरणिक त्रुटियां या अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जानकारी जो है वो, या जो तर्क तथ्य हैं वो तर्क और आंकड़ों से युक्त हो। किसी भी प्रकार की धार्मिक, लैंगिक, क्षेत्रीय या जातीय आधार पर भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले समाचार प्रकाशित नहीं किए जाने चाहिए। फीचर किसे कहते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें, कि जब कोई लेखक या जब लेखक कोई, यहां छुपा हुआ है आप समझ सकते हैं, कि जब लेखक किसी घटना का वर्णन मनोरंजनपूर्ण और रोचक शैली में इस प्रकार करे कि वर्णन सजीव और रोचक हो जाए और लेखक का मंतव्य या उसका उद्देश्य भी स्पष्ट हो जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फीचर कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न है कि फीचर लेखन और समाचार लेखन से किस प्रकार भिन्न है, या फीचर लेखन और समाचार लेखन में अंतर बताइए। तो इनके बुनियादी अंतर जो है वो आप यहां देख सकते हैं, टेबल बना रखिए। पहला अंतर है, समाचार तो वस्तुनिष्ठ होते हैं जबकि फीचर आत्मनिष्ठ होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसका ये एक अंतर है। दूसरा अंतर देखते हैं कि समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में किया जाता है जबकि फीचर लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। अधिकांश फीचर लेखकों के द्वारा कथात्मक शैली का प्रयोग ही किया जाता है। तीसरा है, समाचार लेखक, ये बहुत बड़ी बात है कि समाचार लेखक अपने विचार, राय या भावनाओं का अंकन किसी समाचार में नहीं कर सकता, जबकि फीचर लेखक अपने विचार, राय और भावनाओं का अंकन कर सकता है। अगला पॉइंट है कि समाचार की भाषा शुष्क और नीरस होती है, उसमें मनोरंजन नहीं होता, रोचक नहीं होती वह भाषा, जबकि फीचर की भाषा सैरस, रोचक व आकर्षक होती है। अगला पॉइंट है, समाचार लेखन में शब्द सीमा का ध्यान रखा जाता है जबकि फीचर लेखन में अधिकतम शब्द सीमा नहीं होती। अगला प्रश्न है, फीचर कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। फीचर कुल मिलाकर 8 प्रकार के होते हैं, याद रखना कितने प्रकार के, 8। कौन कौन से हैं? पहला समाचार बैकग्राउंड फीचर, दूसरा खोज परक फीचर, तीसरा साक्षात्कार फीचर, फिर जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और विशेष रुचि के फीचर। ये सारे 8 प्रकार माने जाते हैं। फीचर लेखन में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? तो फीचर लेखन में निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। एक नंबर पर है, फीचर को जीवंत या सजीव बनाने के लिए पात्रों का होना आवश्यक होता है। संबंधित विषय के विभिन्न पहलुओं को पात्रों के द्वारा ही सामने लाया जाता है। अगला पॉइंट है, फीचर को फीचर का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार हो कि पाठक को लगे कि जैसे वह घटना को आंखों से देख और कानों से सुन रहा है। फीचर को मनोरंजन परक के साथ साथ सूचना परक भी होना चाहिए, मतलब मनोरंजन ही नहीं करना, उसे सूचना भी देनी है अपने पाठकों को। फीचर तथ्यों, सूचनाओं व विचारों पर आधारित होना चाहिए। 10वां प्रश्न है, और आप चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट क्या होती है, या विशेष रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं, या विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? इसका जवाब यहां लिखा है कि जब कोई पत्रकार किसी विशेष घटना, समस्या या मुद्दे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्र करके उनका विश्लेषण करता है, मतलब उनका ऑपरेशन पोस्टमार्टम करता है, और उसके कारण कि उस घटना के, समस्या के या उस मुद्दे के कारण क्या थे,
परिणाम क्या थे और प्रभावों को स्पष्ट करता है तो उसे विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। एक नोट है कि विशेष रिपोर्ट का लेखन अधिकांशतः है उल्टा पिरामिड शैली में ही किया जाता है, पर कभी कभी इसे कथात्मक शैली में कहानी के रूप में भी लिख दिया जाता है। विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? विशेष रिपोर्ट कुल मिलाकर 4 प्रकार की होती है। खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ मतलब गहराई में जाकर, विश्लेषणात्मक और विवरणात्मक। इन चारों के का विस्तार रूप नीचे दिया हुआ है। हालांकि अलग अलग प्रश्न बनते थे कि खोजी रिपोर्ट किसे कहते हैं, इन डेप्थ रिपोर्ट किसे कहते हैं, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट किसे कहते हैं या विवरणात्मक रिपोर्ट किसे कहते हैं। तो 4 अलग अलग प्रश्न लिखने के बजाय एक साथ इनका सबका यहाँ पर विवरण दे दिया गया है, इनकी परिभाषा दे दी गई है, समझाने का प्रयास पूरा किया गया है। आप उसे देखिए और इसे प्रश्न ही मानकर चले कि खोजी रिपोर्ट क्या होती है। खोजी रिपोर्ट, यह रिपोर्ट आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, गड़बड़ियों या मिली भगत को उजागर करती है। मतलब ये पता नहीं चलने देते कि कब कर रहे हैं, जैसे आप कहते हैं ना हिडन कैमरा इत्यादि लगाकर। इसके द्वारा कोई पत्रकार किसी घटना, समस्या या मुद्दे से संबंधित वो जानकारियां सामने लाता है जो अब तक अनुपलब्ध थी, मतलब उपलब्ध नहीं थी। इन डेप्थ रिपोर्ट में क्या होता है कि पहले से उपलब्ध जानकारियों, तथ्यों, सूचनाओं व आंकड़ों, ये 4 चीजें याद रखना, जानकारी, तथ्य, सूचना व आंकड़े, इनके गहन छानबीन कर ऐसे पहलुओं को या जानकारियों को उजागर किया जाता है जो महत्वपूर्ण तो थे पर सार्वजनिक रूप से अनछुए थे, मतलब लोगों का ध्यान उस तरफ नहीं गया था। उन चीजों के बारे में लिखना इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाता है। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तीसरे प्रकार की है, वो ये है कि किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है और उनकी व्याख्या की जाती है। एक है विवरणात्मक रिपोर्ट, किसी घटना, समस्या या मुद्दे का बारीक एक एक पॉइंट पर और विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाता है तो उसे विवरणात्मक रिपोर्ट कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये दो है, खोजी और इन डेप्थ रिपोर्ट। आगे चलते हैं कि किसी भी विशेष रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए या किसी रिपोर्ट की भाषा किन गुणों से युक्त होनी चाहिए, मतलब उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो किसी भी विशेष रिपोर्ट की भाषा सहज, सरल, लोक प्रचलित एवं आम आदमी के समझ में आने वाली होनी चाहिए। विचारपरक पत्रकारीय लेखन में शामिल किया जाता है या विचारपरक पत्रकारीय लेखन में किसे शामिल किया जाता है, तो यहां लिखेंगे कि किसी भी अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर, ये बीच का पृष्ठ होता है, राजस्थान पत्रिका में इसका नाम पत्रिकायन लिखा होता है, क्योंकि हालांकि वह संपादकीय पृष्ठ ही कहलाता है लेकिन पत्रिका की वजह से उन्होंने अपना नाम पत्रिकायन वहां वो लिखते हैं और उसमें लिखा होता है, हो सकता है कि मैं आपके विचारों से सहमत न हूं पर विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, वाल्टेर की कोटेशन है। आगे देखते हैं, देखो इसका उत्तर कि किसी भी अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली सामग्री को विचारपरक पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। इसमें संपादकीय, अग्रलेख, लेख, टिप्पणियां, विशेष विषय विशेषज्ञों द्वारा लिखे जाने वाले स्तंभ या कॉलम भी शामिल किए जाते हैं। किसी अखबार की आवाज के रूप में जाना जाता है उस अखबार में प्रकाशित होने वाले संपादकीय लेख को, संपादक का जो लेख है उस लेख को उस अखबार की आवाज माना जाता है, अर्थात माना जाता है कि इस अखबार के विचार क्या हैं, इसकी विचारधारा किस प्रकार की है। संपादकीय लेख किस पर आधारित होते हैं या संपादकीय लेखों का आधार क्या होता है, तो किसी भी समसामयिक घटना, मतलब उस समय की महत्वपूर्ण घटना, समसामयिक घटना, समस्या या मुद्दा, ये 3 चीजों तो आप याद रखना। किसी संपादकीय लेख किस पर केंद्रित होता है, तो किसी समसामयिक घटना, समस्या या मुद्दे पर। अखबार के संपादक द्वारा लिखा गया आलोचनात्मक लेख ही संपादकीय लेख कहलाता है। किसी भी अखबार का स्थायी स्तंभ किसे कहते हैं या क्या कहलाता है, तो संपादक के नाम पत्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है
कि संपादक के नाम पत्र स्तंभ को किसी अखबार का स्थायी स्तंभ कहा जाता है। इसे पाठकों का स्तंभ भी कहा जाता है। पाठकों का स्तंभ कौन सा कहलाता है? तो संपादक के नाम पत्र। आगे चलते हैं। संपादक के नाम पत्र पर एक टिप्पणी लिखिए कि आमतौर पर सभी अखबारों में जनमत को व्यक्त करने हेतु एक स्थायी स्तंभ प्रकाशित होता है। एक स्थायी स्तंभ किसको? जनमत, मतलब जनता क्या सोचती है आपके अखबार, आपकी सूचनाओं, आपकी रिपोर्टिंग्स और आपके पत्रकारिता के विषय में, या किसी समस्या के लिए अलग अलग विचार वहां पर हो सकते हैं। हालांकि वहां भाषा बड़ी शालीन हो सकता है संपादक के खिलाफ हो वो बात है, लेकिन यदि आपकी भाषा सही है और कुछ चयनित पत्रों में आपका पत्र शामिल है तो आपकी बात अखबार की विचारधारा के विरुद्ध होते हुए भी शामिल की जा सकती है। देखते हैं कि आमतौर पर सभी अखबारों में जनमत को व्यक्त करने हेतु एक स्थायी स्तंभ प्रकाशित होता है। इसे संपादक के नाम पत्र नाम से जाना जाता है। इसमें पाठकों द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित किसी घटना, समस्या या मुद्दे पर अपनी राय प्रकट की जाती है। साथ ही इसके द्वारा किसी सार्वजनिक समस्या को भी उठाया जाता है। इन लेखकों या लेखन में रुचि रखने वाले नए नए लेखकार हैं वो नए लेखकों या लेखन में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह स्तंभ बहुत ही लाभदायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है एक तरीके से। कालांतर में कुछ समय पश्चात या समय के अंतराल पर ऐसे लोग उत्कृष्ट पत्रकार, स्तंभ लेखक या स्वतंत्र लेखक बन सकते हैं। साक्षात्कार का महत्व स्पष्ट कीजिए कि कोई पत्रकार साक्षात्कार के जरिए समाचार, फीचर या विशेष रिपोर्ट के लिए सामग्री जुटाता है। तत्पश्चात वह अपने किसी लेखन में साक्षात्कार से प्राप्त सामग्री का प्रयोग भी कर सकता है। मान लो किसी व्यक्ति से साक्षात्कार किया और वहां से जो जानकारियां मिली, उन जानकारियों को वह अपनी कोई फीचर या किसी विशेष रिपोर्ट या किसी समाचार में उससे प्राप्त जो जानकारियां थी उन जानकारियों के आधार पर और अपना व्यू दे सकता है कि हमने अमुक व्यक्ति से बात की थी, उनके अनुसार ये चीज इस प्रकार से होनी चाहिए या हो सकती है। अगला 19वां प्रश्न है, सामान्य बातचीत और पत्रकारीय साक्षात्कार में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक तो हम सामान्य एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करते हैं और एक हम पत्रकार की तरह से साक्षात्कार करते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है? कि सामान्य बातचीत निरुद्देश्य से, मतलब बिना उद्देश्य, निर्धन उद्देश्य वाली होती है। कोई उद्देश्य नहीं होता, यूं ही बेसिर पैर की बातें कर लेते हैं। जबकि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। जबकि साक्षात्कार का एक उद्देश्य होता है जिसके द्वारा कोई पत्रकार सामने वाले व्यक्ति से किसी विषय से संबंधित तथ्य, राय एवं उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास करता है या भावनाओं को जानने हेतु प्रश्न करता है। अगला प्रश्न है, अच्छे साक्षात्कार हेतु क्या आवश्यक है? एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता, ये साक्षात्कारकर्ता जो है वह पत्रकार होता है, प्रश्न पूछने वाला, और साक्षात्कारदाता होता है प्रश्नों के जवाब देने वाला। एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारकर्ता को अपने साक्षात्कार के विषय और उस व्यक्ति के संबंध में समुचित जानकारी होनी जरूरी है। मान लो आपने सचिन तेंदुलकर का या राकेश टिकैत जी का साक्षात्कार लेने गए, तो राकेश टिकैत जी किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो किसान आंदोलन के विषय में राकेश टिकैत जी की पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वो जानकारियां, साथ ही उनके द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले स्टेटमेंट्स या बयान, उनके द्वारा किए जाने वाले आंदोलन या शामिल हुए ऐसे आंदोलन जिनमें राकेश टिकैत जी पहले से शामिल होते आए हैं, तो इनके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। तभी हम जो भी जिस व्यक्ति से साक्षात्कार कर रहे हैं उनसे अपने लिए आवश्यक जो सामग्री है वह जुटा सकते हैं। तो उस व्यक्ति से के संबंध में समुचित जानकारी होनी चाहिए, उसे अपने उद्देश्य का ज्ञान होना आवश्यक है कि हम क्यों कर रहे हैं, हमें चाहिए क्या, क्या जानकारी चाहिए जिसके लिए हम ये साक्षात्कार कर रहे हैं। किसी पाठक द्वारा पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न भी साक्षात्कारकर्ता के द्वारा किए जाने चाहिए। अर्थात मान लो दो आदमी साक्षात्कार कर रहे हैं, वहां कोई
दाता कर्ता की किसी प्रश्न का जवाब देता है, तो उस प्रश्न के जवाब के आधार पर या जवाब के काउंटर क्वेश्चन के रूप में सुनने वाले के मन में कोई एक सवाल पैदा हुआ, एक सवाल मन में आया कि यदि आप ये कहते हैं तो ऐसा कैसे होगा, या ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कब होगा, इत्यादि। तो उन चीजों का वो जो प्रश्न है वो सामान्य जन करे, उन प्रश्नों को, और जो साक्षात्कार करता है उसके मन में वो सारे सवाल आने चाहिए, काउंटर क्वेश्चन उसे पूछने चाहिए, ताकि किसी सामान्य पाठक के द्वारा या श्रोता के द्वारा जो प्रश्न पूछे जा सकते थे, उन संभावित प्रश्नों को भी साक्षात्कारकर्ता स्वयं कर सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल पर आप नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत आप हम पे इसी प्रकार लुटाते रहिएगा। हम समय समय पर आपके लिए बहुमूल्य सामग्री जुटाते रहेंगे। अब अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।